उनके बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। विजयदशमी की सीएम त्रिवेंद्र ने दी हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम ने सभी के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, आरोप लगाने वाले लगाते रहे। वीकेंड से पहले ही नैनीताल में सैलानियों की चहल पहल, नैनी झील में नौका विहार का लिया आनंद। यादगार बनेगा हरिद्वार कुंभ मेला, रोशनी में नहाएगा पूरा मेला क्षेत्र। कुंभ का आयोजन ग्रीन और क्लीन कुंभ की थीम कराने की तैयारी। कोरोना से फीकी दशहरे की रौनक, देहरादून में नहीं लगा कोई मेला, मेले के आयोजन पर प्रतिबंध जारी। प्याज के दाम ने लोगों को रुलाया, 90 रुपए किलो के पार पहुंचा प्याज, आलू में भी दिखी तेजी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दशहरे पर्व की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बधाई दी है और प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश दिया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। आप सभी को विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्री राम ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए रावण पर विजय प्राप्त की थी। यह पर्व उत्सव और शक्ति के समन्वय का भी पर्व है। हर्ष, उल्लास व विजय का यह पर्व हमें बुराइयों के परित्याग की भी प्रेरणा देता है। सत्य और साहस के आधार पर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। भाइयों बहनों, इस बार हम कोविड-19 की परिस्थितियों के बीच विजयादशमी के त्यौहार को मना रहे हैं। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि त्यौहार के उत्साह में कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी सावधानी और सतर्कता भी बनाए रखें। घर से बाहर निकलने पर मास्क या फेस कवर का सही प्रयोग करें। 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथों को नियमित रूप से धोएं व उन्हें सैनिटाइज करें। आइए हम कोविड-19 के मानकों का पालन करते हुए प्रेम और भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाएं। पुनः आपको विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे यौन शोषण के आरोप का मामला लगातार गर्माता ही जा रहा है, जिसको लेकर राज्य में अपने पैर जमाती आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। वही पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर मामले में डीएनए जांच की मांग की है। उमा सिसोदिया ने बताया कि पीड़िता की लगातार मांग के बावजूद भी पीड़िता का डीएनए टेस्ट नहीं करवाया जा रहा। देखिए, महेश नेगी प्रकरण जो चल रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है पूरे उत्तराखंड के लिए। एक तरफ हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, माताओं बहनों का प्रदेश कहते हैं, और उत्तराखंड को बनने में कहीं ना कहीं हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जिस तरह से एक दुष्कर्मी विधायक को बचाने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से हो रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने 2022 विधानसभा चुनाव न लड़ने के बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है, और जिसको लेकर विपक्ष में और पक्ष में लगातार बयानबाजी जारी है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पटवारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की चर्चाएं आम आदमी पार्टी में शामिल होने की चल रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई भी वार्ता राज्य स्तर पर नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती, फिर चाहे वो हरक सिंह रावत हो या अन्य जो भी पार्टी की रीति नीति में विश्वास रखकर प्रदेश के हित में पार्टी में आना चाहता हो, उसके लिए पार्टी के दरवाजा हमेशा खुले हैं। आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अगर इस तरह की मैं बात करूं तो अभी तक हरक सिंह रावत जी से ना हमारा संपर्क हुआ है, ना उनका हमारे से संपर्क हुआ है। अगर हमारे से राज्य स्तर से ऊपर कहीं बातचीत हो रही थी उसकी जानकारी मुझे अभी है नहीं। और हमने ये भी कहा कि राजनीति असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है, इसमें कोई सटीक भविष्यवाणी करना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन दृढ़तापूर्वक फिर भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने मूल दर्शन और सिद्धांत को से समझौता कभी नहीं करेगी। इसके पीछे
बाजपुर में सहकारी समिति द्वारा लगाए गए धान क्रय केंद्रों पर धान क्रय न होने से किसानों द्वारा किए गए विरोध की जानकारी मिलते ही दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने धान क्रय केंद्रों पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को जल्द ही वर्तमान में हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों और प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात कही। बता दें कि बाजपुर में सहकारी समिति द्वारा लगाए गए 4 धान क्रय केंद्रों की धान क्रय करने की निर्धारित सीमा पूरी होने के बाद क्रय केंद्रों पर धान की तौल को बीते 2 दिनों से बंद कर दिया गया था, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धान क्रय की प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए किसानों ने सहकारी समिति के अधिकारियों से भी वार्ता की थी। किसानों की परेशानियों का संज्ञान लेते हुए दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने बाजपुर मंडी समिति में लगे सहकारी क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद क्रय केंद्र प्रभारी से हो रही परेशानियों की जानकारी ली। कुछ हमारे किसान बंधुओं की शिकायत थी, मीडिया में ही प्रकाशित हुआ। उस खबर का संज्ञान लेते हुए मैंने अभी शिवपुरी केंद्र का और जो मंडी के जो मुख्य केंद्र हैं आरएफसी के, यहाँ पे मैंने अभी दौरा किया है। चूँकि क्या है कि एक कांटे की लिमिट जो थी वो 10,000 कुंटल की थी, मगर मैं आपको ये आप स्वयं देख रहे होंगे कभी मंडियाँ इतनी गुलजार नहीं रही हैं। किसानों का विश्वास सरकार की व्यवस्था पे आया है और हमारी सरकार का मंत्र है उन्नत किसान खुशहाल देश। आप देखेंगे पूर्व में भी कभी गन्ने का भुगतान चीनी मिल चलने से पहले कभी नहीं हुआ। बाजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हनियारा मार्का की 103 पेटी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 8 लाख की बताई जा रही है। पुलिस ने शराब के साथ आरोपी गुरविंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपए है और आरोपी युवक को न्यायालय भेज दिया गया। जैसे कि हमारे ज़िले में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, तो उसके तहत ही कोतवाली बाजपुर द्वारा एक व्यक्ति को बरहनी क्षेत्र से 1236 हरियाणा की क्रेजी रोमियो नाम के ब्रांड की शराब के साथ गिरफ्तार किया गया और आज उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसकी लगभग 8 लाख तक की कीमत होगी। खबर सितारगंज से है, जब भाजपा सरकार की 3 काले कानून को निरस्त करने को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष किसानों का हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सितारगंज में आज हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उनका कहना है कि भाजपा सरकार किसानों को अनदेखा कर रही है। भाजपा सरकार के द्वारा 3 काले कानून पास किए गए हैं जो कि किसानों के हित में नहीं है। इससे किसानों का शोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है और इन तीनों कानूनों को सरकार द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिया जाए। देखिए, जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं अनलॉक की, जो अक्टूबर में जारी हुई हैं, उसके अनुरूप ही दशहरा मनाया जाएगा। भीड़ कम करनी है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ऐसे अगर हम सार्वजनिक जगहों पर करते हैं तो भीड़ अगर आती है तो उसको नियंत्रित करने में दिक्कत होती है। इसलिए मेरा सभी जो दशहरा की समितियां हैं उनसे अनुरोध है कि वो जो हमारे परंपराएं उनकी चल रही हैं उस स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन करें और भीड़ कम से कम रखें। कोविड-19 का जो है पालन सुनिश्चित कराएं और त्यौहार को प्रसन्नता के साथ मनाएं। खबर देहरादून से है, जहां पर पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वही दूसरी ओर त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। कोरोना के चलते इस साल दशहरे पर्व पर कोरोना का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। हर साल दशहरे पर राजधानी देहरादून में कई मेले और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होता था, लेकिन इस बार किसी भी तरह के मेले के आयोजन पर प्रतिबंध है, जिसको लेकर जनपद के लोगों में मायूसी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो वहीं जो देहरादून जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि त्योहारों के सीजन में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई।
देखिए, जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं अनलॉक की, जो अक्टूबर में जारी हुई हैं, उसके अनुरूप ही दशहरा मनाया जाएगा। भीड़ चूक कम करनी है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ऐसे अगर हम सार्वजनिक जगहों पर करते हैं तो भीड़ अगर आती है तो उसको नियंत्रित करने में दिक्कत होती है। इसलिए मेरा सभी जो दशहरा की समितियां हैं उनसे अनुरोध है कि वो जो हम उत्तरकाशी के कुछ लोगों के लिए विकास अभिशाप बनता जा रहा है। इसके पीछे घटिया सड़क निर्माण। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सड़कों के निर्माण में घटिया क्वालिटी की सामग्री का उपयोग हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी के कुछ लोगों के लिए विकास अभिशाप बनता जा रहा है। इसके पीछे कारण है घटिया सड़क निर्माण। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें, लगभग 50 से 60 गांव को जोड़ने वाली नौगांव राजगढ़ी मोटर रोड बड़कोट, जहां इन दिनों जीरो टॉलरेंस नीति सरकार को आईना दिखा रही है। पीडब्ल्यूडी बड़कोट द्वारा बनाई जा रही सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि बड़कोट तहसील मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर लगभग 143 लाख की लागत से बनाई जा रही 10 किलोमीटर पौटी मार्ग का डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है, लेकिन विभाग व ठेकेदार की मिली भगत से सड़क पर सही तरीके से डामर नहीं बिछाया जा रहा। स्थानीय लोगों ने घटिया गुणवत्ता को लेकर संबंधित अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ठेकेदार विभागीय मानकों को ताक पर रखकर घटिया गुणवत्ता से सड़क निर्माण करा रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह मिट्टी के ऊपर ही डामरीकरण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में तारकोल के नाम पर सिर्फ डामर को काला रंग दिया गया है, जो कि बिछाने के दूसरे दिन ही उखड़ना शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सरकारी मशीनरी कब तक पूरे मामले का संज्ञान लेता है। उत्तरकाशी से के न्यूज इंडिया के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। लालकुआं में वन विभाग द्वारा समय समय पर अवैध खनन से जुड़े वाहनों को पकड़कर सीज किया जाता है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना भी वसूला जाता है, जिसके चलते कई वाहन मालिक जुर्माने की राशि ज्यादा होने की वजह से अपने वाहनों को छुड़ाकर नहीं ले जाते। इस कारण वन विभाग के कार्यालय में ये वाहन धूल फाकते नजर आ रहे हैं। वहीं जब इस बारे में नीतीश मणि त्रिपाठी डीएफओ वन विभाग ने बताया कि जो वाहन स्वामी अपने वाहनों को समय पर जुर्माना देकर नहीं ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ अब जल्द नोटिस जारी कर वाहनों को सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। जो भी वाहन विगत समय में अवैध खनन में लिप्त होकर के पकड़े गए हैं और विभाग के पास हैं, उनको या तो जुर्माने पे छोड़ने की प्रक्रिया है, और जो लोग जुर्माना देने में के लिए राजी नहीं हैं या उपलब्ध नहीं है या जिनका जुर्म जो है वो बार बार उसी कार्य को करते चले आ रहे हैं, बार बार उनके वाहन अवैध खनन में लिप्त हैं, ऐसे वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया गतिमान है। देहरादून में नवंबर से एलपीजी सिलेंडर लेने का तरीका बदलने वाला है। अब सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा। अब आपके घरेलू गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसे नहीं होगी। नए सिस्टम से चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं और इस नए सिस्टम को डीएसी का नाम दिया जा रहा है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। नए सिस्टम से पहले गैस संचालक चरणबद्ध तरीके से लागू करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, फ़ायदा तो होता है हर किसी सिस्टम में अगर लागू होता है सिस्टम में, लेकिन उसको जो है सिस्टम वाइज जो है लागू करा। अभी जो है पब्लिक को पहले अवेयरनेस करना चाहिए था कि उनको जानकारी हो कि ओटीपी हम कैसे दें। अब जैसे उज्ज्वला कनेक्शन है, उज्ज्वला कनेक्शन इतने गरीब लोग हैं, उनके पास सिलेंडर रखने की अभी जगह नहीं है और उनके पास जो है ओटीपी कहाँ से मिलेगा, उनके पास वो फ़ोन नहीं है जिस पे ओटीपी दे सकें वो। दूसरा एक ये ऑफिस वाले जो है काम पे चले जाते हैं, फ़ोन जो है हस्बैंड का है और सिलेंडर लेने वाली हाउस वाइफ है। भारतीय तिब्बत सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाले हिमवीरों ने चमोली में अपना 59वां स्थापना दिवस धूमधाम से
अपने प्रांगण में मनाया। औली स्थित पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान के प्रधानाचार्य डीआईजी गंभीर सिंह चौहान ने परेड की सलामी ली। दूसरी तरफ आईटीबीपी के कोचर प्रांगण में कमांडेंट जोशी ने सलामी ली। बता दें कि 24 अक्टूबर 1962 को तिब्बत से सटी भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना की गई। आईटीबीपी भारत की लगभग 3488 किलोमीटर सीमा पर सुरक्षा करती है। आईटीबीपी 9000 फीट से लेकर 18700 फीट की बर्फ से ढकी चोटियों पर तैनात रहती है। बर्फ से ढकी चोटियों पर सेवाएं देने के कारण ही इनको हिमवीर कहा जाता है। आईटीबीपी ने देश के विभिन्न भागों में राहत व बचाव कार्य किए। आईटीबीपी ने केदारनाथ आपदा में भी राहत व बचाव कार्य करके सैकड़ों लोगों की जान बचाई। वहीं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पर विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भारी बर्फीली जगहों पर देश की सुरक्षा करते हैं। खबर सितारगंज से है, जहां पर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष रामलीला का मंचन नहीं हो पाया। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा रामलीला भवन पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार अखंड रामायण की शुरुआत की, जिस कारण सबस कमेटी के पदाधिकारियों ने सरकार की गाइडलाइन के आधार पर रामलीला भवन में अखंड रामायण का आयोजन किया। विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, दशहरे का पर्व कोरोना वायरस की वजह से धूमधाम के साथ नहीं मनाया जा पा रहे। उन्होंने कहा कि मां दुर्गा हमेशा हम सब पर कृपा बनाए रखें। पूरे क्षेत्र पर विधायक सौरभ बहुगुणा ने विधि विधान के साथ सितारगंज के रामलीला भवन में पूजा पाठ किया और आज दशहरे वाले दिन रामायण का समापन किया जाएगा। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। देता हूँ। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सितारगंज में रामलीला मैदान में हम बहुत धूमधाम से ये पर्व नहीं बना पा रहे हैं। तो आप सबको मालूम है पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। आज बहुत एक ऐसी खराब बीमारी हमारे बीच में है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सारी कमेटी का, राकेश त्यागी जो अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने फिर भी यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में आज दशहरे के पर्व मनाने के लिए आज अष्टमी की पूजा रखी है। खबर नैनीताल से है, जहां पर लंबे समय तक आरएसएस संगठन में रहे प्रदीप शाह ने आरएसएस छोड़कर आपका दामन थाम लिया है। प्रदीप शाह का कहना है कि आरएसएस भाजपामयी हो गई है। भाजपामयी की नीतियों के त्रस्त होकर आप पार्टी का दामन थाम रहे हैं। नैनीताल के पैलेस होटल में आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने प्रदीप शाह को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वरिष्ठ नेता हरक सिंह ने के चुनाव न लड़ने के बयान पर बोलते हुए कलेर ने कहा कि 2022 के चुनाव में आपकी आंधी चलेगी। अन्य पार्टी के बड़े नेताओं के पार्टी में शामिल करने के सवाल के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी में साफ सुथरे चरित्र के नेताओं को शामिल करेगी। आने वाले समय में आपको कई कुछ दिखने लगेगा और आपकी आमदी 22 में निश्चित चलेगी। आपने कल देख ही लिया होगा, हरक सिंह जी ने बयान दे दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। इस बार आंधी चलेगी और बड़े बड़े पेड़ गिरेंगे 22 में और आपकी आंधी ही चलेगी। और ये साबित करता है जैसे 40-45 साल संघ की सेवा करने के बाद आज भाई साहब ने ज्वाइनिंग करी है। देखिए यहाँ पार्टी में करैक्टर चरित्र हर चीज़ देखी जाती है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कांग्रेसी नेता खजान गुड्डू ने बेरीनाग में पूर्व कनिष्ठ प्रमुख भवन कुमार सहित कई लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आने पर उन्हें सदस्यता दिलाई और कहा कि भाजपा से लोगों को मोह भंग हो गया है। लोग 2022 का इंतजार कर रहे हैं। वे डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। लॉकडाउन के बाद घर लौटे प्रवासी अब रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। बीपीएड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार उम्र की सीमा को पार कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई रोजगार की नीति नहीं निकाल रही। 2022 में प्रदेश कांग्रेस की सरकार बन रही। के लिए इन्होंने सबने कांग्रेस ज्वाइन करी और मुझे बड़ी हार्दिक खुशी और बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एक कांग्रेस परिवार बढ़ रहा है और 2022 का मिशन जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को बनाने का है,
तो शायद वो सफल होगा और हमारे क्षेत्र में विकास कार्य बढ़ेंगे। और क्योंकि बहुत कम समय हमारे मुख्यमंत्री जी को मिला था कि जो 15-16 महीने उनको मिले थे उत्तराखंड में सीएम रहने का, उस 16 महीने में भी उन्होंने इतना किया जो आज इनने 4.5 या 4 साल की सरकार में नहीं कर पाए। भाजपा से जब से मैं जुड़ा और क्षेत्र पंचायत जीतने के बाद में भाजपा से जुड़ा, उसके बाद में कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख बना, उसके बाद भी कई मेरी मैडम को जिला पंचायत सदस्य रही, उसके बाद भी भाजपा के द्वारा हमारी जो है उपेक्षा की गई। इस वजह से मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस की ओर जा रहा हूं और आज हमारे खजान भाई साथ में हैं। मैं खजान भाई की अपनी नीतियों से, व्यक्तिगत नीतियों से इतना खुश हुआ कि मैं आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के भी भावों में छलांग लगानी शुरू कर दी है। आलू प्याज के भावों में कुछ समय की नरमी के बाद अब फिर से तेज हो गई है। शहर की सब्जी मंडी में प्याज का खुदरा 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा पहुंचा है। वहीं आलू के भी भाव कम होने की बजाय बढ़कर 50 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं। दीपावली तक कीमतों में राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो क्या किसके भाव? यही प्याज अगर तुम होटल में जाओ तो 200 रुपए किलो से भी मॉल से 200 रुपए किलो से खरीदते हो। अगर किसान लोगों को मिलता है 70-80 रुपए एक आध साल, 10 साल में 1-2 साल आता है, मिलने तो क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि इनकम टैक्स का रेट होने के बाद व्यापारियों के माध्यम से भाव बढ़ाए गए? देखो प्रॉब्लम ये अभी इसमें शेतकरी लोगों का कुछ उसको कुछ फायदा नहीं है। अभी व्यापारी लोग माल लेकर स्टॉक करते हैं। अगर ठीक है उनकी कोई ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी, 4-8 दिन माल पड़ता होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ दबा के रखेंगे, मार्केट में लाएंगे नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दो। रिकामा 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। देखो कभी कभी मिलता है किसान लोगों को ये रेट, कभी कभी मिलता है। वो गलत नीति है सरकार की। सरकार है ना सिर्फ शेतकरी को है ना वो मार डालना चाहती है कि अभी हमने 6 महीने से वो प्याज स्टोरेज करके रखा है 300 क्विंटल, अभी वो बच गया 30-40 क्विंटल और उसका 2 रुपये मिल रहा है। तो हमारा सोयाबीन गया, मक्का गई और लाल कांदे का जो लाल कांदा बोलता है वो उसका हमने 1 लाख रुपए का बीज लिया है। वो अभी वहाँ खेत में जाओ तुमको 1 बीघा भी कांदा नहीं रहेगा। सर सब्जी को देखा जाए तो पहले के पीछे सर काफ़ी महंगी हो गई है। मतलब पहले सब्जियां हम लोग बहुत सस्ता खरीदते थे। आलू भी देखा जाए तो इस समय 40 रुपए किलो के आसपास है। प्याज भी हम लोग देख रहे हैं तो वो भी पहले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। मैंने पहले हम लोग इस समय देखा जाए 70 रुपए किलो खरीद रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोग सस्ता खरीदते थे, इसके पहले काफ़ी सस्ता था। लेकिन इस कितनी महंगी हुई है? अन्य सब्जियों की भी अगर बात किया जाए सर तो पहले जहां हम लोग काफ़ी सस्ती खरीदते थे काफ़ी इंक्रीज हुआ है, मतलब दाम में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। टमाटर सर 30 रुपया खरीदते थे, आज इस समय देखा जाए 40 रुपये के आसपास खरीद रहे हैं, 40 रुपये 45 रुपये के आसपास खरीद रहे हैं। लोगों के जेब के ऊपर कितना भार है? सर देखिए हम लोग तो एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं और चूंकि इस समय लॉकडाउन का भी समय चल रहा है तो इस समय देखा जाए तो हम लोग जॉबलेस भी हैं। लेकिन अब इस समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी जो है महंगाई जो है बढ़ गई है। हर सब्जियों का दाम जस्ट दूना हो चुका है। इस समय प्याज 70 रुपये बिक रही है, आलू 40 का बिक रहा है। हरी सब्जियां भी मतलब पहले से काफ़ी महंगी हैं। लोगों के जेब के ऊपर कितना भार पड़ रहा है? अब आम जनता इससे त्रस्त है, जेब पर भार पड़ रहा है। और भैया क्या चीज महंगा हुआ है? सब चीज महंगी हो गई है। आलू प्याज वही 70 रुपए किलो है। आलू देखिए ये पूछ रहे हैं 40-50 सब जगह है यही है। आलू है, भिंडी है, सब तो सब्जी महंगा है सर। क्या पढ़ाया क्या खिलाएगा? बहुत महंगी है, इतनी महंगी है कि क्या बच्चों को खिलाएं क्या पढ़ाएं। इतनी महंगाई में 70 रुपए किलो प्याज है, 50 रुपए 60 रुपए किलो टमाटर है, 50 रुपए किलो आलू है। बताइए और सब्जियां सब महंगी हैं। प्याज 70 रुपए किलो है, 350 रुपए 300 रुपए पसेरी प्याज मिल रहा है। बताइए 40 रुपए से लगाकर 50 रुपए के बीच में प्याज है और गोली छोटी 35 से 40, 35 से 50 के बीच में टोटल सारा प्याज बिक रहा है। सर देखिए पिछले दिनों की बात करें, आज के 15-20 दिन पहले की, तो यही प्याज जो 40 से 50 बिक रहा है ये 30 रुपए किलो बिक रहा था। और तेजी आने का कारण है जो 40-50 बिक रहा है, कर्नाटक की जो फसल आने वाली थी
अपने अक्टूबर के महीने में आती है, वह बारिश होने के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई है। जो प्याज कर्नाटक का दिल्ली आता था वो नहीं आ पा रहा, उल्टा दिल्ली से अपने एमपी से कर्नाटक जा रहा है। वहाँ की फसल खराब है कर्नाटक की। केदारनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से तापमान में काफी गिरावट आ गई। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से निचले क्षेत्रों में भी ठंड महसूस की जा रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से यात्रियों के चेहरे खिल उठे। अनलॉक 5 में छूट मिलने के बाद भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और अब उन्हें बर्फबारी का आनंद भी मिल रहा है। हालांकि बारिश और बर्फबारी होने से पुनर्निर्माण कार्यों पर बुरा असर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। में सीजन की पहली बर्फबारी से तीर्थ यात्रियों के खिले चेहरे। तापमान में भारी गिरावट, बड़ी ठंड। बाबा की नगरी में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ की चोटियों पर बिछी सफेद चादर। दरअसल केदारनाथ धाम में अचानक से मौसम ने करवट ले ली, जिसके बाद हल्की बर्फबारी शुरू होने लगी और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बर्फबारी से तापमान में गिरावट आ गई है और निचले क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ गई है। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लोगों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। हर दिन धाम में 2 से 2,500 हजार के करीब तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तीर्थयात्रियों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया है। केदारनाथ धाम की चोटियों में हर दिन बर्फबारी हो रही है, जबकि धाम में आज ही बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम के अलावा निचले क्षेत्रों का मौसम अब पूरी तरह से बदल चुका है। ठंड ने अब निचले क्षेत्रों में भी दस्तक दे दी है। लोग अब सुबह साया गर्म कपड़े पहनने लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में भीषण ठंड पड़ने शुरू हो गई है। केदारनाथ की चोटियों पर हिमपात हो रहा है, जिससे केदारनाथ की चोटियां अब हिमपात के कारण सफेद नजर आ रही हैं। धाम में बर्फबारी से तीर्थयात्रियों के चेहरे पे तो मुस्कान खिली है, मगर पुनर्निर्माण कार्य पर असर पड़ रहा है। धाम में शंकराचार्य समाधि स्थल का कार्य जोरों पे चल रहा है और अगर मौसम ऐसा ही रहा तो सीमेंट वर्क में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने देश विदेश के श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि धाम में बर्फबारी के कारण ठंड काफी बढ़ गई है। ऐसे में श्रद्धालु अपने साथ गर्म कपड़ों के साथ ही सुरक्षा की पूरी व्यवस्था के साथ पहुंचे। इस वर्ष की प्रथम बर्फबारी श्री केदारनाथ धाम में और इस बर्फबारी के साथ साथ श्री केदारनाथ धाम के मौसम में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। आप सभी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से, यात्रियों से निवेदन है कि अपने साथ यात्रा के दौरान गर्म कपड़े और अपनी व्यवस्था के साथ श्री केदारनाथ धाम में आएं। जय श्री केदार। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।